माँ, मैं तो तेरी परछाई हूँ। ज्योति बेटा, तुम्हारी माँ को दवाई देने का वक्त हो गया है। दवाई दी या नहीं? हाँ मम्मी जी, अभी देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर के काम थोड़े बाद में कर लिया करो। पहले समधन जी का ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे ही कविता जी ने अपनी बहू ज्योति को आवाज़ दी, वो जल्दी से कमरे में गई और पलंग पर सोई हुई माँ को उसने हाथ का सहारा लगाकर उठाया और अपनी गोदी में उनका सिर रखकर फिर उनका मुंह खोला और उन्हें दवाई दी। उसके बाद रोज़ की तरह माँ से बातें करने लगी। ज्योति बोली, पता है माँ, आज जतिन सुबह ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल गए। उनके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मुझे कहकर गए थे, ज्योति आज मेरी तरफ से माँ से माफ़ी मांग लेना। आज उनसे बिना बात किए हुए जा रहा हूँ। माँ, मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे अपनी बेटी को कोख में ही मार देते हैं। अपने अंश को अपने से अलग करना कितना कठिन होता होगा ना। अब तुम सोच रही हो ना, ये ज्योति आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ, पड़ोस में जो वर्मा आंटी है ना, अरे वही जिनके बेटे नितिन की शादी पिछले साल हुई थी, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तो बेटी होने पर उसे गर्भ में मारने का फैसला ले लिया और आज पता चला कि वर्मा आंटी ने बहू का गर्भपात करवा दिया। माँ, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज तक मैं सुनती आई हूँ, लेकिन अब तो अपनी आंखों से भी देख रही हूँ। सच में माँ, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे जो तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे पैदा किया, वरना मेरे जैसी अभागन को तो पिता ने कोख में ही मार दिया होता। मैं लड़की थी, इसीलिए तो पैदा होते ही तुझे मेरे साथ अकेले ही सफ़र में छोड़ दिया था। ये तो माँ तू ही थी जिसने मुझे इस समाज से लड़कर भी अच्छी तरह परवरिश दी। माँ, मैंने कभी पिता को नहीं देखा, लेकिन तुझ में मैंने माँ और पिता दोनों का प्यार महसूस किया है। मेरे लिए तो तू ही मेरी ज़िंदगी है। एक तू ही तो है जो मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाती थी। तो आज मैं कैसे तेरे मन की पीड़ा को नहीं समझूंगी। माँ, तेरा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब मैं तेरी कोख में आई थी। तो फिर तू ही बता, कैसे मैं जीवन के इस मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दूँ जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ, मैं तो तेरी परछाई हूँ और परछाई तो कभी साथ नहीं छोड़ सकती है ना। वो तो जीवन भर साथ निभाएगी। जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ ही जाऊँगी। माँ, तो क्या हुआ, आज तो कुछ बोल नहीं सकती है। मैं तेरे बिना बोले भी तेरे मन को पढ़ सकती हूँ। जैसे बचपन में तू समझ जाती थी। ज्योति की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ पलंग पर एक बेजान शरीर को लिए लेटी हुई आशा जी भी कुछ कहना चाहती थी। मानो कह रही हो, तुम्हें जन्म देने का मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता था। आखिर कैसे मार देती मैं तुम्हें कोख में। मेरा अपना अंश थी तुम, मेरा प्यार तो थी, मेरा समर्पण, और उन सब से भी बड़ा मुझे पूर्ण करने वाली थी तुम। ज्योति सोच रही थी, काश सब पहले की तरह ठीक हो जाए। एक बार फिर से वो अपनी माँ की आवाज़ सुन पाए, फिर से उनकी गोदी में सिर रखकर सुकून भरी नींद ले पाए। लेकिन पता नहीं कब वो दिन आएगा। पूरे 2 साल हो गए हैं आशा जी को कोमा में गए हुए। उस भयानक एक्सीडेंट में आशा जी तो बच गई, लेकिन सिर्फ उनका शरीर ही बचा था, वो भी एक बेजान लाश की तरह। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल अकेली थी वो। और ज्योति भी रोज़ रोज़ उनसे मिलने नहीं जा सकती थी। बहुत परेशान थी वो, किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। ये तो उसकी माँ आशा जी का ही त्याग और समर्पण था जो उसे जतिन जैसा पति और कविता जी जैसी सुलझी हुई सास मिली। ज्योति की परेशानी को कविता जी ने भांप लिया था और उन्होंने ज्योति की परेशानी को समझते हुए उसे आशा जी को अपने साथ ही रखने के लिए कहा। एक बार तो ज्योति को विश्वास नहीं हुआ कि एक सास इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है जो बहू की माँ को अपने घर में रखने को तैयार हो जाए। किंतु जब उसने कविता जी के मुंह से ये बात सुनी कि बेटा, माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है, मैं भी अच्छी तरह से ये समझती हूँ। आखिर मैं भी तो एक बेटी हूँ, आज सास बन गई हूँ, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते की अहमियत को नहीं भूली हूँ। जीवन दायिनी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तुम्हारा रिश्ता हमसे पहले आशा जी से है,
उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। आज तुम्हारा ये अस्तित्व आशा जी की वजह से ही तो है, और ये तुम्हारा हक है कि तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ। मैं और जतिन तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। बहू बन जाने का मतलब ये तो नहीं है कि अब माँ के लिए तुम उनकी बेटी नहीं हो। एक बेटी की भी तो अपनी भावना होती है। हम तुम्हारी इन भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपनी सास के मुंह से यह सुनकर ज्योति के मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया था। कविता जी और जतिन ने इन 2 सालों में कभी ज्योति को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आशा जी उनके लिए कोई मुसीबत है, बल्कि जतिन तो दामाद न बनकर एक बेटे की तरह ही उनकी देखभाल करता था। उन दोनों के साथ की वजह से ही तो आज भी ज्योति अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। लोग बेटों के लिए तरसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं बेटा और बेटी दोनों ही उनका अंश होते हैं। मगर भावना दिल से जुड़ी होगी तो दोनों ही अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, और अगर मन नहीं होगा तो दोनों ही मुंह फेर लेंगे। ज्योति ने बचपन से अपने साथ अपनी माँ को खड़े पाया था, तो आज वो कैसे उनसे मुंह फेर सकती थी। आज भी उसके मन में एक उम्मीद है कि एक दिन माँ फिर से पहले की तरह उससे बात करेंगी, और ये कविता जी की समझ से ही तो ये संभव हो पाया था कि ज्योति एक बेटी और बहू दोनों का फ़र्ज़ बखूबी निभा रही थी। आज तक जो माँ परछाई बनकर हर कदम पर उसका साथ देती आई थी, उसके हर दुख और तकलीफ़ से हुई पीड़ा को अपनी ममता से कम करने का प्रयत्न करती थी, आज उस माँ की बेटी अपनी माँ की परछाई बनकर अपना कर्तव्य निभा रही थी। सच ही तो कहते हैं, माँ जीने का अधिकार दे मुझे, देखना हर फ़र्ज़ अपना मैं निभाऊंगी। तेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ खड़ी ही हो जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं हाथ तेरा, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगी। लड़का ही नहीं होता सब कुछ, यह सबक सबको सिखाऊंगी। हर मुसीबत में मैं तेरी हमसफ़र बन जाऊंगी। दोस्तों, प्लीज़ कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।